अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन को बहुत डिटेल में मैंने बताया था और साथ में डिफरेंस भी बता रही थी बिटवीन द एडिशन पोलिमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन। ठीक है, सो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। ठीक है, सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग पोलिमराइजेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो जो थी ना कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन की, जो कि पार्ट 4 थी सिंथेटिक पॉलीमर की। ठीक है, चैप्टर 12 की पार्ट 4 वीडियो में हमने कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन को बहुत डिटेल में देखा था। और लास्ट में यहाँ पे जो है मैं बता ही रही थी कि ऑटोमेटिकली वीडियो जो है लो स्टोरेज की वजह से जो है ऑफ हो गई थी ऑटोमेटिकली। सो सॉरी, इस वजह से मैं अब ये थोड़ा सा कवर करवा दूँ कि मैंने आपको 12.8 ये मैंने आपको कौन स्ट्रक्चर दिखाया था 12.8। हाँ, ये नाइलॉन 66 इस तरह से बनता है। ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डायामाइन और एडिपिक एसिड के मिलने से नाइलॉन 66 प्रोड्यूस होता है। तो ये तो मैं काफ़ी डिटेल में बता चुकी थी यहाँ तक। उसके बाद मैं ये बता रही थी कि हाँ, एंड द सिंथेसिस ऑफ पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सीन्स, जिसे सिलिकॉन रबर कहते हैं, वो 12.9 में मुझे दिखाना था। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, लेटर एग्जाम्पल है इलस्ट्रेट द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन। अच्छा, जो 12.9 में मैं आपको सिलिकॉन रबर दिखाऊंगी या पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन दिखाऊंगी, वो किसकी मिसाल, वो एग्जाम्पल है सिंपलेस्ट टाइप है कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन में, 2 मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट करते हैं और एक थर्ड पॉलीमर मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, यही बताया था। और 2 जो मॉलिक्यूल होते हैं, हर मॉलिक्यूल के पास 2 रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, यही बताया था कंडेंसेशन में पूरा डिटेल में। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा काइंडली वो देख लें, क्योंकि फिर आगे उनको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सीक्वेंस से सारी वीडियोस देखेगा। अच्छा, ठीक है, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता दूँ कि ईच मॉलिक्यूल कंटेन 2 आइडेंटिकल रिएक्टिव ग्रुप। अब हर मॉलिक्यूल, जो मैं कह रही हूँ कि 2 रिएक्टिव ग्रुप होंगे ना, तो वो सिंपलेस्ट टाइप क्यों कह रहे हैं कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन की, क्योंकि उसके हर मॉलिक्यूल के पास आइडेंटिकल रिएक्टिव ग्रुप होंगे। 2 आइडेंटिकल रिएक्टिव ग्रुप की वजह से उसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन कहा जा रहा है। और आइडेंटिकल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दिस केस विच आर केबल ऑफ रिएक्टिंग टू एलिमिनेट वाटर। ठीक है, मतलब केबल होगा कि वो रिएक्ट करे और एलिमिनेट करे वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ 12.9 और क्या नाम है, पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, जिसे सिलिकॉन रबर कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे ये देखें, आपको दिख रहा है द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल बाय कंडेंसेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल डाइमिथाइल साइलोक्सेन। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन। ठीक है, जो कि किसकी वजह से बना है, हाइड्रोलाइज डाइमिथाइल साइलोक्सेन से। देखें, ये 2 मॉलिक्यूल है और इनके बाद देखें 2 रिएक्टिव ग्रुप है। किस तरह से, एक और दो हाइड्रोक्सिल जो है ना, ये जो है ना रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, अब देखें यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो -H2 जब जाएगा तो ये देखें मिल गए। ठीक है, इस ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन, ये -H2 हो गया और ये ऑक्सीजन ने जो यहाँ पे लिंक करके इस तरह से ये बन गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आया, दूसरा मोनोमर आया, फिर ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन निकलेंगे, तो फिर इस तरह से चेन बन जाएगी। फिर ये चौथा मोनोमर आया, फिर ये हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोजन निकलेंगे, तो इस तरह से एक जो है लंबी चेन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोपगेशन होती रहेगी। तो ये जस्ट मुझे बताना था, जो कि कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन की वीडियो में, पार्ट 4 वीडियो में यहाँ तक मैंने बताया। उसके बाद जो है वीडियो ऑफ होने की वजह से मैं बता नहीं पाई। अच्छा, तो ये थोड़ा प्रीवियस जो है मुझे कवर करवाना था, जो कि मैंने करवा दिया है। सो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अच्छा, फ़िज़िकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग पोलिमराइजेशन। जो फ़िज़िकल चेंज होता है ना,
ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, मतलब फिजिकल चेंज जो अकर होता है पॉलीमराइजेशन के दौरान, वो हम पढ़ेंगे। 3 जो है हम इसमें पढ़ेंगे, फेस चेंज पढ़ेंगे, टेम्परेचर का पढ़ेंगे, और थर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है, फेस चेंज है, फिर टेम्परेचर चेंज है, और उसके बाद है हमारे पास थर्ड डायमेंशनल चेंज है, ठीक है। 3 चेंजेस जो कि अकर्स होते हैं, फिजिकल चेंज जो आता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के दौरान। सो फर्स्ट हम कवर करते हैं इस वीडियो में फेस चेंज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियोस जो है प्रीवियस जो मैंने अपलोड की, वो काफ़ी लेंथी वीडियोस मुझे लग रही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं करती, ठीक है। सो वो ज़ाहिर सी बात मैं इतना डिटेल में समझा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई, और स्टोरेज का इशू था मेरे मोबाइल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ॉल्व हो गया है। कुछ PDF थी जो कि मैंने प्रीवियस MCAT की बहुत ज़्यादा PDF जमा हो गई थी, उसको डिलीट करने से स्टोरेज का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है। सो चलते हैं अपने टॉपिक पर, फिजिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। अच्छा, फर्स्ट हम चेंज पढ़ेंगे फेस चेंज। व्हाट इज़ फेस चेंज? सो आज आपको पता चल जाएगा। मोस्ट मोनोमर आर गैसेस, ये तो आपको बताया ही था मैंने, एंड लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था और आपसे कहा था कि इसको जो है आपने याद रखना है। 2 मिनट रुके ज़रा, मैं इसको विदाउट स्टैंड कर रही हूँ ना, तो मेरा जो हाथ है ना वो थक रहा है मोबाइल लेके। अच्छा देखिए, फेस चेंज के मोस्ट मोनोमर आर गैसेस एंड और लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था जब मैं फर्स्ट इस चैप्टर का सिंथेटिक पॉलीमर का जो फर्स्ट लेक्चर था, जो पार्ट 1 की वीडियो थी, उसमें ही फर्स्ट पेज पे लिखा है कि मोनोमर जो है जनरली लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, ठीक है। और जब वो मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, ठीक है, मीन कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स में, तो वो जो है क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ज़्यादातर मैंने यही बताया था कि डेंटिस्ट्री में अमॉर्फस सॉलिड का यूज़ किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि क्रिस्टलाइन नहीं यूज़ की जाती, मैं ये कह रही हूँ कि ज़्यादातर, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड का यूज़ किया जाता है। अच्छा, हो गया ये कि मोस्ट मोनोमर जो है वो गैसेस या लिक्विड्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। गैसेस मतलब किस तरह से, मतलब वो वोलेटाइल इन नेचर होंगे, मतलब ऐसे लिक्विड जो कि अगर हम उसे ऐसे ही एयर में एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो जो है एवोपरेट हो जाएंगे, मीन वोलेटाइल इन नेचर होंगे, तो इस वजह से हम उसको गैसेस कह रहे हैं। और कुछ लिक्विड भी होंगे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। अच्छा, सम लिक्विड डेंटल मोनोमर्स आर मिक्स विद inert filler such as glass powder to form paste which can be easier to handle than the monomer alone, ठीक है, ये समझ आ रहा है? देखें, अब खुद सोचें, मैंने कहा कि कुछ मोनोमर गैसेस और लिक्विड्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अब खुद सोचें, लिक्विड आपको दे दिया मोनोमर, तो आप उसको किस तरह से जो है उस मोनोमर से आप किस तरह से पॉलीमर्स बनाएंगे? आप के लिए तो मिक्स करना ही उसके लिए मुश्किल होगा किसी दूसरे मोनोमर के साथ या रेक्टर स्पीशी के साथ, है ना। तो क्या होता है कि सम लिक्विड डेंटल मोनोमर, ठीक है, आर मिक्स विद, हम क्या करते हैं फिर वो लिक्विड, जाहिर सी बात है उसकी हैंडलिंग, उसकी मिक्सिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि वो लिक्विड इन नेचर होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें इनर्ट फिलर डालेंगे, ठीक है। इनर्ट मीन जो कि मतलब इनर्ट इन नेचर होगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इनर्ट फिलर डालेंगे, और इनर्ट फिलर क्या होता है? ग्लास पाउडर होता है। ग्लास पाउडर मतलब अगर हम ग्लास को जो है ना चूरा कर दे, बिल्कुल उसके पार्टिकल बना लें, ठीक है, वो होता है हमारे पास फिलर, ठीक है। और इनर्ट जो कि मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा है इसके साथ, जस्ट किस लिए डाला गया है? सच एज ग्लास पाउडर टू फॉर्म पेस्ट, इसलिए डाला गया है कि पेस्ट बन सके, मीन वो थोड़ी सी जो है उस लिक्विड को उस लिक्विड की विस्कोसिटी हम इंक्रीज़ कर सकें, हम इस वजह से ये फिलर डालते हैं, ठीक है, जो कि ग्लास पाउडर होता है, ठीक है। तो इसके डालने से ये लिक्विड जो है थोड़ा सा पेस्ट टाइप बन जाता है। यार जैसे कि हम वो क्या बताऊँ मैं, टूथपेस्ट जो हम लेते हैं ना, आप खुद सोचिए जो पेस्ट होगा वो किस तरह से हमारे ब्रश पे लगेगा। जो टूथपेस्ट होता है ना, जो हम ब्रश पे लगाते हैं, अगर वो लिक्विड इन नेचर होगा, सिर्फ फ्लोराइड होता, ठीक है, तो पानी के साथ जब हम उसको लगाते तो वो तो मतलब वो तो ब्रश पे ही नहीं टिकता। तो
इस वजह से जो है फिलर का यूज़ किया जाता है ताकि वो जो लिक्विड है वो थोड़ा पेस्ट लाइक हो, ठीक है। मेन उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने ग्लास पाउडर डाला है, ठीक है, टू फॉर्म पेस्ट विच कैन बी ईजियर टू हैंडल। और जाहिर सी बात है जब वो पेस्ट लाइक हो जाएगा तो ईजी आपके लिए आसानी होगी कि आप उसे हैंडल कर सकें। देन द मोनोमर अलोन, मतलब इसका मतलब ये है कि सिवाय लिक्विड, अब मैं आपको एक लिक्विड दे दूं और दूसरी लड़की को मैं लिक्विड के साथ फिलर जो है ग्लास पाउडर उस पर मिक्स कर दूं, तो कौन सी जो है वो लड़की जो है मोनोमर को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी या मिक्स कर पाएगी, तो जिसके लिक्विड मैंने फिलर डाला होगा, इनर्ट फिलेट मीन ग्लास पाउडर डाला होगा, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि दिन द मोनोमर अलोन, मैंने अगर आप सिर्फ लिक्विड को लेते हैं तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे जब तक आप ग्लास पाउडर ना ऐड करते हैं, पेस्ट ना बन जाए जब तक। अच्छा, इन एडिशन द फिलर ऑफन हैज़ अ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेट मटेरियल। ये कह रहे हैं कि और इसके साथ साथ जो फिलर होता है ना, एक तो ये विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देता है लिक्विड की, जिसकी वजह से पेस्ट इजीली बन जाता है, हैंडलिंग आसान हो जाती है, मिक्सिंग आसान हो जाती है, ठीक है। और सेकंड ये कि ये जो है फिलर जो है ना अक्सर जो है बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट देता है किसकी प्रॉपर्टीज़ पर, सेट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे। जो हम पेस्ट बना रहे हैं जिसको हम सेट करेंगे तो वो जो है ना ये फिलर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ देता है उसको, ठीक है, साइड मटेरियल को। कहाँ पे थे द फिलर, ये तो बता दिया ना, बेनिफिशियल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट मटेरियल ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन एज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एंड चेन एंटेंगलमेंट अकर, ठीक है। अब ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन क्या होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा, जाहिर से बात है जो है पॉलीमर की चेन इंक्रीज़ होगी, और कहीं छोटी पॉलीमर चेन है, कहीं बड़ी पॉलीमर चेन है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। कहीं ग्रोइंग चेन बड़ी है तो कहीं छोटी है, तो मतलब इस तरह से उन सब के मिलने से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। कहीं एक्टिवेशन की स्टेज है तो कहीं प्रोपोगेशन की स्टेज है, मैंने लास्ट टाइम में सब कुछ बताया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सीक्वेंस से सारी वीडियोज़ देखें, ठीक है। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एंड चेंज। अच्छा, जब पॉलीमराइजेशन जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा, जैसे मैं कह रही हूँ कि हर जगह से ग्रोइंग चेन जो है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। सो फिर क्या होगा कि वो जो ग्रोइंग चेन होगी ना कुछ जगहों पे एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, उनकी एंटेंगलमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो ग्रोइंग चेन जो है जब उनका मॉलिक्यूलर इंक्रीज़ होगा तो अक्सर जगहों पे जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि विस्कोसिटी बिगिन टू इंक्रीज़, फिर क्या होगी, जाहिर सी बात है विस्कोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी जब पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। एवरेज पॉलीमराइजेशन के दौरान मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से इंक्रीज़ होगा, ग्रोइंग चेन की लेंथ इंक्रीज़ करने से। और ग्रोइंग चेन जब लेंथ इंक्रीज़ करती रहेगी, ठीक है, और बहुत सारी ग्रोइंग चेन्स होंगी तो वो कुछ ग्रोइंग चेन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो है उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन उसमें थिकनेस आ जाएगी ना, उनकी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी बिगिन टू इंक्रीज़। तो ये कह रहे हैं दिस इज़ द मोस्ट नोटिसेबल व्हेन पॉलीमराइजेशन इज़ बीइंग कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट which is the case for the vast majority of dental polymer। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बहुत नोटिसेबल है जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं आउट इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के एब्सेंस में, तो ये जो है आपको मिलेगा। और ये वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेंटल पॉलीमर का, ठीक है। तो यही कि ये बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होगा जब पॉलीमराइजेशन जो है कैरिड होगा इन दी एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में। लगा मीन जो मैंने आपको बताया ना कि उनकी किस तरह से जो है चेन टेलमेंट अगर होगी, किस तरह से मॉलिक्यूलर, किस तरह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, ये जब होगा जब एब्सेंस ऑफ सॉलिड में की जाएगी, जब ये चीज़ नोटिस की गई है। और ये वास्ट में जो डेंटल पॉलीमर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैंने बताया कि लिक्विड में जो है इनर्ट फिलर हमने यूज़ किया, मीन ग्लास पाउडर, जिस वजह से पेस्ट ईजिली बना, हैंडलिंग आसान हो गई, हमारी मिक्सिंग आसान हो गई, ठीक है। तो ये अब जो है होगा इसमें जो है अब इसकी फिलर की वजह से ये कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी मैंने जैसे बताया कि ये रखती है असर, बेनिफिशियल इफेक्ट रखती है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट मटेरियल पे, क्योंकि ये कुछ डायमेंशनल जो है इसमें वो भी डालती है। ये एक्यूरेसी हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी हो गई। 2 मिनट रुके, क्या हो गया इसको, अब ठीक है। तो ये मैंने आपको, अब हम आगे चलते हैं। व्हेन
व्हेन दी पोलिमराइजेशन हैज़ रीच एन एडवांस स्टेज, और जब पोलिमराइजेशन जो है रीच होगी एडवांस स्टेज तो द चेन एंटेंगलमेंट में बिकम सो ग्रेट, तो जो चेन एक दूसरे के ऊपर आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है पोलिमराइजेशन प्रोसेस जैसे बढ़ता जाएगा जो है उनकी एंटेंगलमेंट जो है बढ़ती जाएगी, सो ग्रेट दैट द मटीरियल डेवलप अ डिग्री ऑफ रिजिडिटी, और इस तरह से मटीरियल जो है किस तरह से चल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिग्री ऑफ रिजिडिटी पे चला जाएगा, ठीक है, रिजिड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इफेक्टिवली बिहेव मोर लाइक एन एमॉर्फस सॉलिड, और किस तरह से बिहेव करेगा, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, देन अ लिक्विड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था और इसी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि मोनोमर जो है गैसेज और लिक्विड होते हैं, ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर में तो पॉलीमर जो होता है वो या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है या एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड इस वजह से बना, जाहिर सी बात है पोलिमराइजेशन के प्रोसेस से गुजरा, ठीक है, और डिग्री ऑफ रिजिडिटी आई, तो जाहिर सी बात है पॉलीमर में जब कन्वर्ट होगा तो क्या या एमॉर्फस सॉलिड में ही होगा ना या क्रिस्टलाइन, और मैंने बताया था एमॉर्फस सॉलिड जो है डेंटिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, यही सॉलिड मतलब यही पॉलीमर की सूरत में बनते हैं, ठीक है, देन अ लिक्विड। एट दिस स्टेज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर डिक्लाइन, और इस स्टेज पे क्या होगा जब पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा जो है एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएगी, इंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिग्री ऑफ रिजिडिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, और बिहेव करेगा एमॉर्फस सॉलिड के तौर पर, तो इस स्टेज पे क्या होगा, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर जो होगा ना, जो रेट ऑफ कन्वर्जन मीन जो मोनोमर कन्वर्ट हो रहे थे पॉलीमर में वो डिक्लाइन हो जाएंगे, मीन वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, रेपिडेटली तेज़ी से स्टॉप हो जाएंगे, दो रीज़न की वजह से मतलब, ठीक है। सो बता रही हूँ, फर्स्ट क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ अनरिएक्टिव मोनोमर इज़ नाउ वेरी स्मॉल, ठीक है, क्या किस तरह से वो ये इसके हम मतलब इस कन्वर्जन ऑफ मोनोमर को किस तरह से डिक्लाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि क्वांटिटी ऑफ अनरिएक्टिव मोनोमर इज़ नाउ वेरी स्मॉल, कि मोनोमर जो है वो उनकी जो क्वांटिटी है वो एग्जॉस्टेड हो जाए या बहुत स्मॉल हो जाए, एग्जॉस्टेड नहीं वेरी स्मॉल हो जाए, ठीक है, अनरिएक्टेड मोनोमर, ठीक है, मतलब कम मोनोमर होंगे तो जाहिर सी बात है पोलिमराइजेशन का प्रोसेस तेज़ी से आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मोनोमर थ्रू द हाईली विस्कस मटेरियल टू द रेक्टिव पोलिमराइजेशन साइड बिकम वेरी स्लो, और जाहिर सी बात है अगर मोनोमर्स जो है, एक तो मैंने ये बताया कि मोनोमर की क्वांटिटी कम कर दी जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हम इसकी मज़ीद रिजिडिटी को रोक सकते हैं, ठीक है, और सेकेंडली क्या कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है मोनोमर का किसमें, हाईली विस्कस मटेरियल किसे कह रहे हैं, पॉलीमर जो है ना वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वो डिग्री ऑफ रिजिडिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मोनोमर जो है आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होगी उनको कि वो उनकी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगी इनटू पॉलीमर या इनटू ग्रोइंग चेन वो मुश्किल होगी मोनोमर के लिए, बिकॉज इज हाईली विस्कस मटीरियल, क्योंकि वो हाईली विस्कस होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मोनोमर जो है बहुत मुश्किल से ग्रोइंग चेन में ऐड होंगे, ठीक है, तो इस वजह से जो है सेकंड यही रीज़न दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मुश्किल हो जाएगी मोनोमर की थ्रू दी हाईली विस्कस मटीरियल टू द रेक्टिव पॉलीमराइजेशन साइट, मतलब जो रेक्टिव पॉलीमराइजेशन साइट होगी ग्रोइंग चेन की, वहाँ पे मोनोमर की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, ठीक है, वेरी स्लो, मतलब वो मोनोमर की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाईली विस्कस मटीरियल, मतलब वो मटीरियल बहुत ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो मोनोमर की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उस रेक्टिव साइड पे स्लो हो जाएगी। दिस रिजल्ट इज़ डेट पॉलीमर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन इन्वेंटरी कंटेन अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टिव और ओरिजिनल मोनोमर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसके नतीजे में क्या होगा, जाहिर सी बात है एक तो मोनोमर की क्वांटिटी जो है वो स्मॉल हो गई, फर्स्ट क्या क्वांटिटी ऑफ रेक्टिव मोनोमर इज़ नाउ वेरी स्मॉल, कम हो गई, और सेकंड ये कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मोनोमर की जो है वो बहुत स्लो हो गई, सेकंड ये, ठीक है। अच्छा, तो अब खुद सोचें इसके नतीजे में क्या होगा, जो अनरेक्टिव मोनोमर है ना जो कि ऐड भी नहीं हो रहे, अब वो अनरेक्टिव मोनोमर ही रहे, वो अब वो यहीं पे पड़े हुए, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो अनरेक्टिव मोनोमर है प्रोड्यूस स्मॉल कंसंट्रेशन अनरेक्टिव और रेजिडुअल मोनोमर, ये जो है अनरेक्टिव ही रहते हैं और ये रेजिडुअल मोनोमर फॉर्म करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ डेंटल पॉलीमर हैव एमॉर्फस स्ट्रक्चर, ये मैं बता चुकी हूँ, जो मेजॉरिटी ऑफ डेंटल पॉलीमर्स होते हैं वो एमॉर्फस स्ट्रक्चर होते हैं। अदर पॉलीमर आर कैपेबल, अच्छा एमॉर्फस स्ट्रक्चर कह रही हूँ, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको समझ तो आ रही है ना कि क्या होते हैं ये सॉलिड, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ कि शायद आपको आता है ये, यार ये तो हमने पढ़ा था ना,
फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ही पढ़ा था, आई थिंक सेकंड चैप्टर था, ठीक है, सेकंड चैप्टर था। एमॉर्फस सॉइल जो होते हैं इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन में डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो ये है अदर पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच दी चेन आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। देखें मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रेगुलर पैटर्न में जो है वो चेन अरेंज हुए होंगे, ठीक है, मतलब अदर पॉलीमर में ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो एमॉर्फस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है डेंटिस्ट्री में। सो बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया मैंने इस पर, क्योंकि मुझे चेन नहीं आता। जब तक आप लोगों को जो है मैं समझती हूँ कि बस आप लोगों को ये समझ आ जाए अच्छी तरीके से, देन मैं आगे प्रोसीड करूँ। तो ये हमने जस्ट फेस चेंज ही पढ़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर चेंज, ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा है यार। और फिर हमारे पास है डायमेंशनल चेंज। टेम्परेचर चेंज कहाँ तक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर ये डायमेंशनल चेंज आएगा, यहाँ तक स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर चेंज पढ़ेंगे और फिर हम डायमेंशनल चेंज पढ़ेंगे और देन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये चैप्टर फिर एंड हो गया, बस ये लास्ट था। शुक्र है, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे मिड टर्म्स हैं और जो है मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि सारी वीडियोस उसके लिए अपलोड करनी है, उसने देखनी है। क्योंकि मैं तो कॉलेज अभी फ़िलहाल नहीं जा रही, तो इस वजह से मैं उसको कॉलेज में तो समझाने से नहीं रही, तो मैं उसके लिए कम से कम वीडियोस तो अपलोड कर दूँ। सो ये सब आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी ये वीडियोस, भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर से अच्छा समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप कोई भी एडवाइस देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और मैं उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी आपकी उम्मीदों पर। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा मुझे, ठीक है। मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम टेम्परेचर चेंज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।